बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन 63rd मेंस पेपर का हम लोग आरटीआई के द्वारा मंगाया गया जो कॉपी है उसका डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से आंसर लिखने से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मार्क्स दिए जाते हैं और कितना लिखना होता है, इससे काफी क्लियर होगा। 13 जनवरी 2019 से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुई थी जो 63rd एग्जामिनेशन है। इस वीडियो में हम लोग समान अध्ययन पेपर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। यह पेज फर्स्ट है अपना आंसर बुक का। टोटल 36 पेज दिए जाते हैं और इन्हीं 36 पेज पर आंसर लिखना होता है। ये एक टेबल दिया जाता है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर दिए रहते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है और जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी समय एग्जामिनेशन हॉल में ही उस पेज नंबर को लिखना होता है। यहाँ पर जैसे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट किया है और पेज 8 से लेकर 11 के बीच में इसका आंसर इन्होंने दिया है और इसमें इनको 21 मार्क्स मिले हैं। स्टैटिस्टिक्स में एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 जो है इनको 36 आउट ऑफ 36 मिला है। तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, ये पूछते हैं कि क्या स्टैटिस्टिक्स जो है अपना सेक्शन 3 का क्वेश्चन उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं, तो आंसर है हाँ। यदि आपके क्वेश्चंस के आंसर सही हैं तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 था, यहाँ पर इन्होंने 6 मार्क्स का क्वेश्चन गलत कर दिया था, इसलिए 6 मार्क्स काट लिए गए हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 12 में इनको 30 मार्क्स मिले हैं। टोटल इनके 190 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 300। काफी अच्छा मार्क्स माना जाएगा 190 जो है किसी भी कैंडिडेट के द्वारा यदि पेपर फर्स्ट में लाया जा रहा है। तो जो कॉपी है उसको एनालिसिस करने से पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। 68 से जो चेंजिंग हुई है वो क्वेश्चन फॉर्मेट में चेंजिंग हुई है, ऑलरेडी हम लोगों ने उस पर डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चंस यही रहेंगे, 300 मार्क्स के ही रहेंगे, 3 घंटे के होंगे, 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। वहां पर भी 3 सेक्शन होंगे जैसे कि यहाँ पर है और जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे सारे। केवल क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक नहीं दिखेगा, जैसे सेक्शन 1 में यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस दिख रहे हैं, वो इस तरह से नहीं दिखेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के फॉर्म में दिखेंगे और 1 जो होगा कंपलसरी होगा और 2 में और होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे, वो ए और बी होगा, उसमें से कोई एक चूज करके लिखना है और मार्क्स 38 मार्क्स के ही होंगे। हर एक क्वेश्चन सेक्शन 1 के सो होते हैं और यहाँ से भी 3 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे 68 में भी जो अभी है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसका आंसर क्या दिया गया। जैसे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट किया है, पूछा गया कि डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीज सोशल एंड कल्चरल थॉट्स। गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1857 टू 1947 तक। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 को भी अटेम्प्ट किया जिसमें पूछा गया है कि बिहार में संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के बीच में हुआ था उसके कारण एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट किया है जिसमें कि पटना कलम से पूछा गया है। सेक्शन 1 जो होता है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन 2 जो होता है करंट अफेयर का क्वेश्चंस होता है, यहाँ पर भी हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 38 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट सेक्शन 3 जो है इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 2 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना होता है। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 अटेम्प्ट किए हैं और हर एक क्वेश्चंस जो है टोटल ये 36 मार्क्स के होते हैं। हर एक क्वेश्चन जैसे एबीसी है इसमें दीजिएगा तो 6 मार्क्स मिलेगा। इन्होंने कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं तो उसमें मार्क्स काटा गया है, किस तरह से सोल्यूशन किया गया है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 13 को भी किया है अटेम्प्ट जिसमें कि ये पाई चार्ट है। पहला जो क्वेश्चन नंबर 12 था वो लाइन ग्राफ है, ये इसको इन्होंने सॉल्व किया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 63rd का, वो वीडियो पड़ा होगा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और एक बार हम लोग इसके क्वेश्चंस को भी अलग से डिटेल्स में एनालिसिस और सॉल्व करके मैं दूंगा वीडियोस में। कई वीडियोस मैंने बताए भी हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं कि अपना जो कॉपी है वो किस तरह से लिखाता है। तो कहीं से भी ये स्टार्ट किया जा सकता है, किसी भी सेक्शन से, जो सेक्शन आपको बेहतर तरीके से आ रहा है। वो सेक्शन 1 हो सकता है, हिस्ट्री आर्ट वाला हो सकता है, करंट अफेयर का हो सकता है, लेकिन इन्होंने सेक्शन 3 से अपना स्टार्ट किया। ये पेज नंबर 1 है, यहाँ पर इस तरह से दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 को ये अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम को और आसानी से सॉल्व करने के लिए टेबल बनाना होता है। क्योंकि ये लाइन ग्राफ था तो इन्होंने टेबल बना लिया है, जैसे पुरुष का और महिला का, और इन्होंने सोल्यूशन करना फिर स्टार्ट किया है। जैसे क का इन्होंने सही आंसर दिया है, इसमें और चीजें लिखी जा सकती थी, लेकिन ये जो इनका मेन चीज है आंसर 0.375 इसका आंसर होगा, करेक्ट है। इसमें इनको 6 में 6 मार्क्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख जो था इसका, ये भी इनका करेक्ट है, 6 मार्क्स दिए गए हैं। ये इसका आंसर था 26.332%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग जो इसका था ये भी इन्होंने करेक्ट किए हैं, इसमें इनको 6 मार्क्स मिले हुए हैं। घ जो है इन्होंने गलत कर दिया है, इसलिए इसमें इनको 0 मार्क्स मिले हैं। यहीं पर इनके 6 मार्क्स कट गए हैं, नहीं तो इसमें भी इनके 36 मार्क्स आ जाते हैं। देखिए ये इसमें भी 6 मार्क्स दे दिया गया है और च जो था इसमें भी 6 मार्क्स, इस तरह से इनको 30 मार्क्स दे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो कैसे करना होता है सॉल्व, ये हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 13 जो इन्होंने अटेम्प्ट किया है, जो पाई डायग्राम था, पाई डायग्राम में भी जो डेटा दिया गया था उसका इन्होंने टेबल ड्रॉ किया है और फिर आंसर करना स्टार्ट किए हैं। ये इसमें इनको 36 में 36 मार्क्स मिल चुके हैं। जैसे कि क जो इन्होंने इसमें सब इन्होंने सही किए हैं, 6 मार्क्स मिल गए। ख में भी इनको जो मार्क्स था अलॉट वो दे दिया गया है, ग में भी है, घ में भी इनको 6 मार्क्स मिल गया है और फाइनली ड में जो है इनको 6 मार्क्स मिल गया है। तो इस तरह से इनके जो भी क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 13 में इनको मार्क्स दिए गए हैं, फुल मार्क्स दिए गए हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 1 जो अटेम्प्ट किया है सेक्शन 1 में, उसका हम लोग आंसर देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर कि गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट किया है कि बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। और फाइनली इन्होंने सेक्शन 1 में पटना कलम को अटेम्प्ट किया है। तो देखते हैं कि क्या आंसर इन्होंने लिखा है। जैसे खंड 1 स्टार्ट करते हैं पेज 8 से। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी के सामाजिक और सांस्कृतिक विचार के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन में, तो वो कुछ इस तरह से लिखते हैं कि गांधी जी के विभिन्न विचारों समेत सामाजिक और सांस्कृतिक विचार वर्तमान समय में भी थोड़े बहुत अंतर के साथ आज भी प्रासंगिक हैं। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक विचार उनके निम्नलिखित हैं। जैसे धर्म और राजनीति के बारे में ये बताते हैं कि महात्मा गांधी धर्म का प्रयोग राजनीति में करने के समर्थक थे। उनका मानना था कि सभी धर्म नैतिकता सिखाती हैं और अगर धर्म का प्रयोग राजनीतिक में होगा तो राजनीतिक में
इससे नैतिकता का समावेश होगा और राजनीतिक में स्वच्छता आएगी। तो ये कुछ इस तरह से इंट्रोडक्शंस देते हैं कि सामाजिक और जो इनकी सांस्कृतिक दूरदर्शिता थी गांधी जी की, वो किस तरह से थी। वर्तमान समय में भी राजनीतिक में धर्म का प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन हमारे नेता उसका प्रयोग समाज को बांटने और सत्ता प्राप्त करने की इच्छा से करते हैं। अतः अगर एम गांधी, यहाँ पर महात्मा गांधी लिखना चाहिए था, एम गांधी से बेहतर होता है। ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। मार्ग पर चले तो राजनीतिक को स्वच्छ किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसको सुधार सकते हैं अभी अपने को देखकर इन सारी चीजों से। जैसे यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख रहे हैं कि आज के जो नेता होते हैं, यानी कि हमारे जो नेता हैं, वो इसका प्रयोग समाज को बांटने में करते हैं। सब लोग नहीं करते हैं। कुछ चीजें जो होती हैं, जो वो हमें ऊपर से दिखती हैं कि नहीं इस तरह से थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और होता है। तो इसको और बेहतर तरीके से इस सेंटेंस को लिखा जा सकता था। संस्कृति, गांधी जी का मानना था कि सभी संस्कृति में अच्छी बुरी चीजें होती हैं, हमें हमेशा दूसरी संस्कृति से अपनी चीजें ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए घर का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति एक घर के समान होनी चाहिए, जिसके सभी दरवाजे खुले होने चाहिए ताकि अच्छे गुणों का उसमें समावेश हो सके, लेकिन इतना भी ना अपना ले कि हमारा घर ही गायब हो जाए। अर्थात ये कहते हैं कि गांधी जी जो संस्कृति है उसको, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर है, हमें उसको थोड़ा बहुत एडॉप्ट करना चाहिए, जो उसकी अच्छी चीजें हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान समय में हम अपने संस्कृति में उन सिद्धांतों प्रयोगों का अच्छे गुणों को सम्मिलित कर सकते हैं। इससे भारत में जो आंतरिक माहौल के साथ साथ अन्य देशों से हमारे संबंध भी अच्छे होंगे। ऐसा शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं गांधी जी की? गांधी जी बुनियादी शिक्षा यानी कि जो बेसिक और एलिमेंट्री एजुकेशन है उस पर फोकस करते हैं। 1937 में आयोजित वर्धा सम्मेलन में शिक्षा पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने, गांधी जी यहाँ होगा, शिक्षा के कुछ मानक बताए थे। जैसे लोक कला को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए, मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान माता पिता से अलग नहीं किया जाना चाहिए। ये सारी बातें बताते हैं कि शिक्षा में गांधी जी के क्या विचार थे। इनकी राइटिंग जो है काफी अच्छी मानी जाएगी, पढ़ पा रहे हैं हम लोग, तो इस तरह की राइटिंग होनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था के बारे में गांधी जी के विचार, वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो गांधी जी समानता के समर्थक थे तथा वे मानते थे कि अगर समाज में सभी जरूरतों के सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वज द्वारा किए गए कर्मों को करना होगा। जैसे अगर एक कपड़ा निर्माता का पुत्र कपड़ा उद्योग को ही आगे बढ़ाता है तो उसकी कुशलता भी बढ़ेगी और सामान की आपूर्ति भी रहेगी। इस तरह से ये कुछ बताते हैं। फिर अहिंसा के बारे में गांधी जी की क्या चीजें थी, इस तरह से ये कुछ लिखते हैं और इनको फाइनली इसमें 21 मार्क्स दिया जाता है। 38 मार्क्स में 21 मार्क्स भी एक अच्छा माना जाएगा, एवरेज से कुछ अच्छा माना जाएगा। लेकिन यदि यही मार्क्स 24 होता तो ये बेहतर से बेहतर माना जाता, लेकिन 21 भी जो है वो बेहतर ही माना जाएगा 38 में, क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो संथाल विद्रोह से था, उस पर इन्होंने लिखा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के संपूर्ण इतिहास में जनजातियों ने अनेक अवसरों पर अंग्रेजों की शोषण नीति के विरुद्ध आवाज उठाया और वीरता के साथ लड़ा। उन सभी आंदोलनों में संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 अपने प्रकार का प्रथम विद्रोह था, जो छोटा नागपुर पठार के पास स्थित वर्तमान में संथाल परगना में हुआ था। उस समय इन क्षेत्रों को दामन एकोह के नाम से जाना जाता था। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इस आंदोलन के विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं और संथाल परगना का ये जो एरिया है इन्होंने भारत का मैप बनाकर दिखाया भी है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार इसको डिस्कस किया है, कि जैसे कि मैंने बिरसा मुंडा जी का जो क्वेश्चंस और आंसर दिया है उसमें भी इन्हीं सारी चीजों को बताया गया है कि कारण जो थी वो इसी तरह से होंगी। जैसे आर्थिक कारण, कि अंग्रेजों की नई लगान नीति के कारण अब लगान नगद और अनिवार्य रूप में भुगतान करना आवश्यक था। धनी किसान तो इसका भुगतान करने में सक्षम थे, लेकिन गरीब किसान नहीं। ऐसे में साहूकार और महाजनों से ऊंची, ये सारी बातें ये लिखते हैं। फिर राजनीतिक कारण कुछ बताते हैं ये। अन्य कारण जैसे अंग्रेज 1855-56 में भागलपुर से वर्धमान तक रेल लाइन बिछाने का कार्य संपादित कर रहे थे, तो ये सारी चीजें हुई होगी। दिक्कुओं की बढ़ती गतिविधि, दिक्कू जो होते हैं वो ट्राइबल पीपल के लिए बाहरी लोग होते हैं। दिक्कू अर्थात कि बाहरी लोगों को ट्राइबल पीपल जो है वो दिक्कू कहते हैं। तो ये सारी चीजें ये लिखते हैं कारण में। फिर विद्रोह प्रारंभ हुआ और संथालों ने इन क्षेत्रों में भयंकर मारकाट मचाया और अनंत आंदोलन को दबा दिया गया। लेकिन इस आंदोलन के विभिन्न परिणाम निम्नलिखित हैं। जैसे 1860 के काश्तकारी अधिनियम द्वारा संथालों के असंतोष को कुछ कम करने का प्रयास किया गया तथा उसे अनेक अधिकार दिए गए। ऐसा है कुछ। मांझी व्यवस्था को लागू किया गया। भागलपुर और वर्धमान से जो भी है ये 5500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के बारे में ये बात कर रहे हैं। जमीन लेकर संथाल परगना को दिया गया। ये सारी चीजें 1857 की जो क्रांति थी उसका मुख्य कारण भी ये बना। इस तरह से इसमें इनको 23 मार्क्स दिए गए हैं, काफी अच्छा मार्क्स माना जाएगा। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट किया है, जो कि पटना कलम से था। ये लिखते हैं कि मुगल काल में जब औरंगजेब यहाँ का शासक था तो उसने कला, हम लोग जानते हैं कि जो औरंगजेब था उसने कला को प्रोत्साहित नहीं किया, हतोत्साहित नहीं किया। तो वहाँ के जो कलाकार थे जो मुगल कोर्ट में थे वो फिर मुर्शिदाबाद और फिर पटना आए और पटना में वो बस गए। तो उसी संदर्भ में ये लिखा जा रहा है। इनकी मुख्य विशेषताएं थी। इस चित्रकला शैली पर मुगल चित्रकला शैली और अंग्रेजी चित्रकला शैली के साथ साथ स्थानीय विशेषताओं का भी प्रभाव पड़ा। यह एक लोक चित्रकला है जिस पर तत्कालीन समय के समाज में संपादित विभिन्न कामों, जैसे एका ले जाता, एका वाला लकड़ी काटता, ठीक ना, जो है फिर लोहार की होगी, डोली ले जाता कहार, इस तरह से जो भी चित्र है उसके नाम इन्होंने लिखे हैं।
तो ये सारी चीज़ें लिखते हुए जैसे कि इसमें ये कह रहे हैं कि इन रंगों में कोयला, केशर और विभिन्न वनस्पति से प्राप्त किया जाता था इनके रंग। तो पटना कलम पर ये कुछ लिखते हुए इनको इसमें 20 मार्क्स दिए गए हैं। फिर खंड 3 जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें कि एनआरसी नेशनल रजिस्ट्रार जो था उससे ऑफ सिटीजन वाला ये क्वेश्चन था। तो इन्होंने इस तरह से कुछ अटेम्प्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिखने से हमें पता चल रहा है कि कितने मार्क्स दिए जाते हैं और क्या और इंप्रूव किया जा सकता है अपने आंसर में यदि आता है तो। कई बार मार्क्स मतलब कि स्टेप वाइज में इसको दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चंस जो था वो स्टेप वाइज में पूछा गया था। तो देखिए इसमें 7, 7 और 6 करके दिया गया है। इस तरह से इनको इसमें 20 मार्क्स दिया गया है। तो इससे देखने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या पूछ रहा है उसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा था और क्या इन्होंने लिखा है कि इनको 7, 7 और 6 करके मार्क्स दिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एनआरसी विवाद से आप क्या समझते हैं, ये एक क्वेश्चन हो गया, इसका भी हमें आंसर लिखना है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इनको 7 नंबर दिया गया है। इस विवाद में निहित राजनीतिक मंशाओं को स्पष्ट कीजिए, इसमें भी इनको 7 नंबर दिया गया है। इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों की भी विवेचना कीजिए, इसमें इनको 6 मार्क्स दिया गया है। अर्थात कि यदि इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट एनआरसी डिस्प्यूट, तो 38 बराबर 3 जब हम करेंगे, चूंकि 3 क्वेश्चन है तो ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो लगभग कुछ तय होगा कि मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जैसे पहला इसमें क्वेश्चन है तो इसमें हो सकता है कि 10 नंबर का हो। इस विवाद में निहित राजनीतिक मंशाओं को स्पष्ट कीजिए, तो इसके लिए हो सकता है कि 15 नंबर इसमें अलॉट हो और जो रेस्ट बचा हो सकता है कि इसमें अलॉट हो, तो उसमें इनको इस तरह से मार्क्स मिला है। या हो सकता है कि 12 मार्क्स का ये हो, 13 मार्क्स का ये हो, 13 मार्क्स का ये हो, तब इस तरह से 38 मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन जो है 10 नंबर वो 38 मार्क्स का है। तो इसी तरह से हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि क्वेश्चन अलग अलग करके हैं, नेक्स्ट जैसे कि क्वेश्चन इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को स्पष्ट कीजिए, सेम वही चीज है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद होता क्या है उसका डिफिनेशन बताना है। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे की समाप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान है इसमें, तो इस सब में अलग अलग क्वेश्चंस बटे होंगे और इसके मार्क्स अलग अलग बटे होंगे। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो इसके बाद बोला था 10 का, तो हम लोगों ने देखा कि इन्होंने क्या लिखा था, तो इसमें इनको क्या क्या मिला। जैसे फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को एनआरसी का डिफिनेशन या इससे क्या समझता था ये बताना था। फिर इससे संबंधित विभिन्न राजनीतिक मंशा निम्नलिखित है, ये इन्होंने लिखा है हेडिंग देकर। और फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव निम्नलिखित है, तो यूएनओ का भी इन्होंने जिक्र किया है। तो इस तरह से लिखते हुए इस पैटर्न पर यदि इन्होंने लिखा है तो 7 + 7 + 6 मार्क्स इनको दिए गए। अच्छा मार्क्स माना जाएगा करंट अफेयर के दृष्टि से, लेकिन करंट अफेयर में भी मार्क्स बढ़ाया जा सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ के और उसके अकॉर्डिंग लिखने के बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को इन्होंने अटेम्प्ट किया है कि 2+2 वार्ता दो देशों के बीच होने वाली ऐसी वार्ता है जिसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आपस में उच्च स्तरीय वार्ता को संपन्न करते हैं। जैसे हाल ही में भारत ने यूएसए के साथ इस वार्ता को संपन्न कर अनेक जैसे रक्षा संबंधी समझौते जैसे कि कोमकासा, इन सारी चीजों को साइन किया था। सो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 को भी इस तरह से अटेम्प्ट किया है, जो भी चीजें थी इसमें इनको 7 + 14 करके मार्क्स दिया गया है, जबकि इसमें भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 21 मार्क्स इनको दिया गया है। सही क्वेश्चंस ये भी माना जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट किया गया है कि एक संकल्पना की दृष्टि से जो बिम्स्टेक है नामक संगठन की स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के तहत हुई। बिम्स्टेक वाला जो क्वेश्चन था तो ये कुछ लिख रहे हैं, ये भारत के लिए जो है इसमें चिंता शायद लिखे। भारत ने इस संगठन में अपनी रुचि सार्क जो कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है, जिसमें कि पाकिस्तान निरंतर अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तान के ही दिखाई थी। और मतलब इसमें बता रहे हैं कि एशियान के जगह ये सार्क के जगह में बिम्स्टेक जो है वो एक अल्टरनेट है उस हिसाब से। तो यहाँ पर 3 पैटर्न पे आंसर दिया गया है। एक्चुअली पहला जो क्वेश्चन है उसमें 0 इनको दिया गया, इसमें 4 क्वेश्चंस थे, एक में 6.5, एक में 7.5, एक में 5 दिए गए। इस तरह से इनको 19 मार्क्स दिया गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जिसको कि इन्होंने अटेम्प्ट किया है करंट अफेयर वाला में, कि क्या पूछा गया था और कैसे आंसर लिखना था इनको। जैसे इन्होंने तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अटेम्प्ट किए हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था जिसमें कि इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट किया है बिम्स्टेक में। सबसे पहले बिम्स्टेक संगठन को स्पष्ट कीजिए, तो इसमें इनको 0 नंबर दे दिए गए हैं। बिम्स्टेक देशों के संगठन की हाल में हुए काठमांडू सम्मेलन के परिणामों पर प्रकाश डालिए, इसमें इनको दिया गया है मार्क्स। और भारत के हित, आशाओं एवं अपेक्षाओं से संबंधित विषयों की विवेचना कीजिए। बिम्स्टेक संगठन को स्पष्ट कीजिए, हो सकता है कि इसमें ही इनको जो 6.5 मार्क्स थे वो दिए गए हों, लेकिन यहाँ पर 3 क्वेश्चन तो साफ साफ दिख रहे हैं कि पहला पूछा गया है कि बिम्स्टेक को स्पष्ट कीजिए, बिम्स्टेक देशों के संगठन की हाल में हुए काठमांडू सम्मेलन के परिणामों पर प्रकाश डालें और भारत के हित, आशाएं एवं अपेक्षाओं से संबंधित विषयों की विवेचना कीजिए। देखते हैं कि क्या इसमें आंसर ये लिख रहे हैं और कैसे, क्योंकि ये नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आने के लिए। बिम्स्टेक, सार्क, ये सब जो है G20 काफी इंपॉर्टेंट है। SCO जैसे ये अपना क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7, तो बिम्स्टेक के बारे में ही लिख रहे हैं ये कि एक संकल्पना की दृष्टि से बिम्स्टेक नामक संगठन की स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के तहत हुई। प्रारंभ में इसमें भारत, म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश ही थे, लेकिन बाद में समय के साथ इसमें भूटान, श्रीलंका और नेपाल भी इसमें शामिल हो गए और इस प्रकार वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 7 है। ये सभी देश बंगाल की खाड़ी
को साझा करने वाले तटीय देश हैं। ये सारे देश जो हैं तटीय देश नहीं है, ये साझा करने वाले बंगाल की खाड़ी को साझा करने वाले, बंगाल की खाड़ी से व्यापार को साझा करने वाले देश हैं, तटीय देश नहीं है। जैसे नेपाल और भूटान तो नहीं है ना तटीय देश। ये सभी देश बिम्स्टेक, जो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, समय समय पर अपनी वार्ताएं विभिन्न सदस्य देशों में आयोजित करते रहते हैं। हाल ही में 2018 में इसका सम्मेलन नेपाल के काठमांडू में संपन्न हुआ है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। यहाँ तक इन्होंने बताया कि बिम्स्टेक क्या है, और फिर इस तरह से कुछ लिखते हैं कि भारत के जो चिंता है उसमें क्या है, और फाइनली इनको इस तरह से मार्क्स दिया गया है। तो अच्छा मार्क्स माना जाएगा 19 मार्क्स में। इसमें और कुछ चीजें ऐड की जा सकती थी, लेकिन सही है। तो ये हम लोगों ने आरटीआई के द्वारा मंगाया गया जो कॉपी था अपना 63rd मेंस एग्जामिनेशन का, हम लोगों ने एनालिसिस किया। आई होप सो कि आपको इससे कुछ क्लियरेंस हुई होंगी कि नहीं किस तरह से आंसर हमें प्रेजेंट करना होता है। तो आप इन सारे आंसर को देखकर एक अपना अलग व्यू बना सकते हैं कि हम लोग कैसे आंसर लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। और पहले चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले चूंकि ये देखना जरूरी था कि बीपीएससी की मार्किंग भी कैसे होती है। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट काफी रूल है कि नहीं बीपीएससी आपको बहुत अच्छा लिखने से ही देती है। एक सामान्य उत्तर, और यदि वो पॉइंट वाइज में और बेहतर तरीके से वो रिलेवेंस हो तो मार्क्स मिलते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी अगले वीडियो के साथ। सो थैंक्स एंड टेक केयर।